हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि टैंकलैन के लीडर चुनमिंग से मिलने के लिए सी मर्चेंट एसोसिएशन पहुंच जाते हैं, जहां पर जोगिल के फादर को ये लगता है कि वो माउंट ऑरसेट के डिसाइपल्स को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए वो उन्हें रोकने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, मगर टैंकलैन के लीडर कहाँ मानने वाले थे। वो गुस्सा होकर के सीधे एसोसिएशन लीडर पर ही अटैक कर देते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे चुनम्युंग की। फिर हमें चुनम्युंग और टैंकलैन के लीडर के दरमियान एक जबरदस्त फाइट को दिखाया जाता है, जिसमें टैंकलैन के लीडर ने ये शर्त रखी होती है कि अगर तुम मेरे 10 अटैक को सरवाइव कर लेते हो तो फिर मैं तुम्हारी जीत को मान लूंगा, और ये भी एक्सेप्ट कर लूंगा कि तुम न्यू जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट हो। अब हमारा चुनम्युंग तो सभी 9 अटैक्स को सरवाइव कर लेता है, लेकिन 10th अटैक को फेस करते समय वो अपनी एक ट्रिक का यूज करते हुए सीधे पैट्रियाज पर अटैक कर देता है। अब पैट्रियार्च तो चुनम्युंग के सरप्राइज अटैक के सामने कुछ कर नहीं पाते, लेकिन उनका बेटा यानी कि यंग पैट्रियार्च वो चुनम्युंग पर अटैक करके उसे रोक लेता है। अब इस चीज की वजह से पैट्रियार्च बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। वो अपने ही बेटे पर अटैक करते हुए बोलते हैं कि कमीने, क्या तुझे हॉनर और रिस्पेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फाइट के दरमियान इंटरफेयर करने की? तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम चुनम्युंग को देखते हैं, जो कि जख्मी होने की वजह से बेहोश पड़ा होता है। अब ये हमारे जोग्युल से देखा नहीं जाता। वो पैट्रियार्च को गालियां देते हुए बोलता है कि कमीनो, तुम सबके सब बुज़दिल हो। क्या तुम्हें इतने छोटे से बच्चे पर पीछे से अटैक करते हुए शर्म नहीं आई? अब पैट्रियार्च कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि गलती तो उनके बेटे ने ही की होती है। वो उसका खमियाजा भुगतने के लिए अपने नौकर से कहते हैं कि जाओ जल्दी से माउंट ऑरसाइड के डिवाइन ड्रैगन को ट्रीटमेंट के लिए हमारे मेडिसिनल हॉल ले जाओ। एक बात याद रखना, ये बच्चा किसी भी हालत में बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये बच्चा मरता है तो फिर सिर्फ मेडिसिनल हॉल के लीडर ही नहीं बल्कि तुम सभी के सभी मारे जाओगे। अब वो नौकर ठीक है बोलकर चुनम्युंग को ले जाने ही वाला होता है कि चुनबाई उसका रास्ता रोक लेता है। वो बोलता है कि यहाँ से एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी पैट्रियाज बोलते हैं कि राइटियस प्लमलोसम शॉट, शांत हो जाओ, हमारी मेडिसिन टेक्निक्स इस दुनिया में सबसे बेस्ट है। मुझे नहीं लगता कि हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से इस बच्चे को पूरे सिचुआन में कोई ट्रीट कर पाएगा। चुनबाइक बोलता है, तुमसे कम तो मैं इस पूरे सिचुआन में किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। अब यहाँ पर उसने पैट्रियाज को ट्रस्टवर्दी ना होने का ताना मारा होता है, जिस पर पैट्रियाज बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि मैं इस बच्चे से हारा हूँ, वो भी बहुत ही शर्मनाक तरीके से। इसलिए प्लीज मुझे अपने ऊपर लगे हुए इस शर्मिंदगी के दाग को मिटाने का एक मौका दे। मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों का मुझ पर से भरोसा उठ चुका है, लेकिन मैं आपके सामने अपना सर झुकाकर विनती करता हूँ, प्लीज आप लोग मुझे एक और चांस दे। मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि टैंकलैन में सभी बुज़दिल नहीं है। अब ये सुन चुनबाई थोड़ा शांत हो जाता है, फिर पूछता है, क्या चुनम्युंग सरवाइव कर पाएगा? पैट्रियाज बोलते हैं कि हाँ, हम इसे बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा देंगे, फिर भले ही हमें अपने क्लैन की कितनी कीमती मेडिसिन का यूज क्यों ना करना पड़े, हमसे जो हो सका हम करेंगे। अब ये सुन चुनबाइक चुनमियों को वहां से मेडिसिनल हॉल ले जाने लगता है। वो पैट्रियार्च से बोलता है कि ठीक है, फिर ये लास्ट टाइम है कि मैं आप पर ट्रस्ट कर रहा हूँ। अब हमें चुनमियों की पास्ट लाइफ के एक और सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर चुनमियों बताता है कि यार मुझे अपनी बॉडी से कई सारा किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है, जैसे कि मैंने हजारों लोगों की जान ली हो। हम देखते हैं कि वो दो पहाड़ियों के बीच खड़ा होता है, जहाँ पर कुछ अननोन लोगों ने उसे घेरा होता है, और फिर वो अचानक से हमारे चुनमियों पर अटैक कर देते हैं। देखने में तो ये सभी के सभी डिमोनिक कल्ट के मेंबर लग रहे हैं। अब इससे पहले कि वो चुनमियों को कुछ कर पाते, कोई उन पर अटैक करके उन्हें मार देता है। हमारे चुनमियों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो उस अटैक करने वाले पर्सन को देखता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि टैंक क्लैन का डार्क एम्परर होता है। वो चुनमिंग से बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, लगता है कि आज तुम्हारी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। चुनमिंग बोलता है कि हाँ, मुझे अपनी बॉडी में बहुत ही थकान महसूस हो रही है। डार्क एम्परर बोलता है कि ये तो होना ही था, क्योंकि हम पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूअसली फाइट कर रहे हैं। फिर पूछता है, क्या तुम्हें कुछ मेडिसिन चाहिए? चुनमिंग बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी दी हुई किसी भी मेडिसिन पर ट्रस्ट नहीं करता। डार्क एम्परर बोलता है, ये देखो तुम फिर से रूड एक्टिंग कर रहे हो, क्या तुम्हें टैंक क्लैन पर भरोसा नहीं है? चुनम्युंग बोलता है कि हाँ है, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं। अब वो लोग ऐसे ही बातें करते हुए वहां से जाने लगते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि चुनम्युंग मेडिसिन लगाने के लिए भी मान गया होता है। डार्क एम्परर बोलता है कि तुम्हें तो इस चीज के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि हमारे टैंक क्लैन की मेडिसिन इस पूरी दुनिया में प्राइसलेस है। अब वो लोग ऐसे ही अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर डार्क एम्परर अफसोस करते हुए बताता है कि काश काश हमारा क्लैन और थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता, तो फिर हमें भागकर छुपने के लिए ऐसी सीचुआन जैसी जगह पर नहीं आना पड़ता।
चुनम्यंग बोलता है कि फजूल की बातें करना बंद करो। डार्क एम्परर बोलता है कि ठीक है। वैसे इस वॉर के एंड होने के बाद मैं अपने क्लैन वापस जाकर अपने सीनियर एल्डर की पोजीशन को अच्छे तरीके से संभालने के बारे में सोच रहा हूँ। वैसे मैंने आज से पहले उस पोजीशन की जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से संभाला नहीं है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा करके मैं पैट्रियार्च की कुछ हेल्प कर दूँ। चुनम्यंग बोलता है कि हाँ, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी तुम पूरा दिन शराब पीकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। डार्क एम्परर बोलता है कि हाँ हाँ, जरा देखो तो ये कौन कह रहा है। फिर चुनम्यंग के गुस्सा होने पर टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है कि वाह, आज तो आसमान बहुत ही नीला है। मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई इन दोनों की उम्र जो है ना 60-70 साल की होंगी। वो तो इंटरनल एनर्जी के ज्यादा होने की वजह से हमें ऐसा महसूस नहीं होता, वरना ये दोनों तो बूढ़े खुसट है। अब चुनमिंग भी डार्क एम्परर की बातों पर सोचते हुए बोलता है कि हाँ, वैसे सच कहे तो मैं भी इससे बिल्कुल डिफरेंट नहीं हूँ। मैंने अपने क्लैन को सिर्फ शॉर्ट सैंड के नाम के अलावा और कुछ नहीं दिया। ना मैंने डिसाइपल्स एक्सेप्ट किए और ना ही कभी अपने जूनियर्स की हेल्प की। मैंने अपने पूरे टाइम को बस फजूल चीजों में वेस्ट कर दिया। अब इस वॉर के एंड होने के बाद मैं भी अपने सेक्ट वापस जाकर सेक्ट लीडर की कुछ मदद कर दूंगा। डार्क एम्परर बोलता है, चुनम्यंग, भले ही लोग मुझे कितना ही स्ट्रांग या फिर कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन तुम्हारे इस वॉर में सरवाइव करने के चांसेस मुझसे ज्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो। अगर मैं इस वॉर के दौरान मारा जाता हूँ तो फिर तुम मेरे बाद मेरे क्लैन के लोगों की मदद करोगे। चुनमिंग बोलता है कि बकवास करना बंद करो, वरना मैं तुम्हारी यहीं पर ही पिटाई लगा दूंगा। डार्क एम्परर बोलता है कि अच्छा, लगता है कि तुम्हें एक और बार 1000 पॉइजन पिल को खिलाना होगा। चुनमिंग अपनी शॉट निकाल कर बोलता है कि ठीक है, फिर जरा मुझे बताओ तुम मुझे किस हाथ से खिलाने वाले हो, ताकि मैं उसे पहले ही कट कर सकूं। डार्क एम्परर बोलता है कि अरे अरे, शांत हो जाओ, तुम तो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर हो। क्या तुम मुझ पर एक छोटा सा फेवर भी नहीं कर सकते? चुनमिंग बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें अपने क्लैन को ग्रो करवाना है तो फिर इस वॉर को सरवाइव करो और उसे ग्रो करवाओ। वैसे भी मरने वाले लोग अपने पीछे छूटने वाली चीजों की परवाह नहीं करते। एक बार तुम मर गए तो फिर सब कुछ खत्म। डार्क एम्परर बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम तो टाओइज्म को फॉलो करते हो ना, तो फिर क्या तुम्हें नहीं पता, मरने वाले लोग अपनी विल को दूसरों में ट्रांसफर करते हैं। यानी कि भले ही मैं मारा क्यों ना जाऊं, लेकिन मेरी विल तुम्हारे अंदर जिंदा रहेंगी। मैं जो चीज अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहता था वो तुम करोगे। भले ही तुम इन सब चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं इसे फील कर सकता हूँ। चुनमिंग वहां से जाते हुए बोलता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरों पर थोपना बंद करो। वैसे भी मैं हेवनली डीमन को मारकर इस वॉर को एंड करूंगा, तब तक सरवाइव करने की कोशिश करना। अब ये सुनने के बाद डार्क एम्परर मुस्कुराने लगता है, लेकिन हम सभी ये अच्छे से जानते हैं कि वॉर के एंड में क्या हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम में हम चुनमिंग को देखते हैं, जिसकी आंख अपने बिस्तर पर खुलती है। वो अपने आप को देख खुश होते हुए बोलता है कि वाह, मैं तो अब भी जिंदा हूँ। फिर लास्ट फाइट को याद करते हुए बोलता है कि यार, वैसे भी मैं उस जैसी किसी फाइट में मरने वाला नहीं था। वो अपने आसपास की चीजों को देख सोचने लगता है कि अभी मैं हूँ कहाँ पर। तभी उसकी नजर अपने साथियों पर पड़ती है, जो कि वहीं पर ही सो रहे होते हैं। अब चुनम्यंग तो उन्हें देख बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसे इतने अच्छे टीममेट जो मिले हैं। तभी वहां पर पैट्रियाच आकर के बोलते हैं कि बच्चे, तो तुम फाइनली जाग गए। वो बताते हैं कि ये सभी 3 दिन 3 रातों से यहीं पर ही रुके हुए हैं। हमने इन्हें सोने के लिए दूसरा रूम भी दिया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो तुम्हारे साथ ही रुकना चाहते हैं। चुनमिंग बोलता है, क्या 3 दिन? पैट्रियाज बोलते हैं कि हाँ, हमने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा भी, लेकिन उन सभी ने गुस्से में अपनी शॉट को हमारे ऊपर तान दिया। अब जबकि सिचुएशन पहले से ही इतने ज्यादा टेंस थी, तो फिर हमने उन लोगों को अपने हाल पर छोड़ना ही बेहतर समझा। वैसे अभी तो मैंने इन लोगों के प्रेशर पॉइंट पर क्लिक करके इन्हें बेहोश कर दिया है, ताकि वो और कुछ टाइम तक आराम कर पाए। चुनमिंग ये सुन सोचता है कि यार, ये सभी कितने बड़े बेवकूफ है। अगर चाहते तो एक एक करके पैरा दे सकते थे, एक साथ यहाँ रुकने की क्या ही जरूरत थी। फिर सोचता है कि लेकिन फिर भी मुझे इन लोगों के लिए एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही है, जिसे कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। पैट्रियाज बोलते हैं कि बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो कि तुम्हें इतने अच्छे टीममेट्स मिले हैं। अगर मेरे बच्चों में ऐसी बॉन्डिंग होती तो फिर मुझे उन लोगों के लिए परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। सच कहूँ तो मैं तुम लोगों के बीच के प्यार को देख काफी जेलस फील कर रहा हूँ। चुनम्यंग अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी पैट्रियाज उसके सामने झुककर उससे माफी मांगने लगते हैं। वो बोलते हैं कि चुनम्यंग, पिछली फाइट में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ। मैंने अपने बेटे की तरफ से ऐसे रेकलेस मूव को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैं ये मेक श्योर करूंगा कि ऐसा फ्यूचर में दोबारा कभी ना हो। मैं जानता हूँ कि तुम यही सोच रहे होंगे कि मैं कुछ बहाने बनाकर इस मैटर से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अपने शर्त के मुताबिक हार को मान लिया है, और अब तुम हमारे टैंक क्लैन के एक फ्रेंड हो। तो अब तुम फील फ्री होकर के यहाँ पर आ जा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अपने बेटे के सर को तुम्हारे हवाले करूंगा, तुम उसके साथ जो चाहो वो कर लेना।
फिर थोड़ा और इमोशनल होते हुए बोलते हैं कि एज अ फादर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में फेल हो गया, लेकिन एज अ क्लैन लीडर मैं अपने क्लैन की रेपुटेशन को रिस्टोर करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो अपने मन में बोलते हैं कि चलो बच्चे, जल्दी से मेरी इस इमोशनल सी एक्टिंग को देख हमें माफ कर दो, लेकिन हम सभी तो चुनलियों को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कि ऐसे किसी बेकार से ट्रैप में तो बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। वो अजीब सा फेस बनाकर बोलता है कि पैट्रियाज क्या तुम्हारा हो गया? पैट्रियाज बोलते हैं कि माफ करना, मैं कुछ समझा नहीं। चुनमिंग अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए बोलता है कि सबसे पहले तुम लोगों ने पीछे से मेरे पीठ में खंजर घोंपा, और अब तुम मुझे फ्रेंड कह रहे हो, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ जो कि तुम्हारी इस मीठी मीठी बातों में आकर जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसे भुला दूंगा? वैसे भी अपने बेटे की परवरिश बराबर से ना करने की वजह से उसके जरिए की जाने वाली गलतियों की जिम्मेदारी उसके बाप को ही लेनी पड़ती है। आखिर तुम किस किस्म के बाप हो जो कि अपने नासमझ बच्चे की गलतियों के इल्जाम को उस पर ही थोप रहा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसा कर कर बच जाओगे? अब चुनम्युंग की ऐसी बातों को सुनने के बाद तो पैट्रियाज के पसीने छूट जाते हैं। चुनम्युंग चिल्लाकर आसपास के लोगों को बोलता है कि जरा गौर से देखो, ये है टैंक क्लैन की असली सच्चाई। ये लोग अपने बच्चे को ब्लेम करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को तो अपने आप को रेपुटेबल सेट कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। फिर बोलता है कि एक मिनट रुको, मुझे चेंगडू जाकर ये सारी बातें बतानी चाहिए, आखिर उन लोगों को भी तो सच्चाई जानने का पूरा हक है। नहीं, अगर मैं भिखारियों को ये बात बताता हूँ तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, वो इसे जल्द से जल्द पूरी दुनिया में फैला देंगे। पीछे खड़े पैट्रियाज घबराते हुए बोलते हैं कि बच्चे थोड़ा सा शांत हो जा। मगर चुनम्युंग तो अपनी बातों को जारी रखते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, अगर मैंने टैंक लाइन की इस सच्चाई को दुनिया के सामने ला लिया तो फिर ये लोग तो मेरी गर्दन ही काट देंगे। मैंने तो सुना है कि ये लोग पीछे से अटैक करने में काफी फेमस है, और तो और इन्हें किसी की जान लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पैट्रियाज को भी इतनी बातें सहन नहीं होती, वो गुस्से में बोल देते हैं कि बच्चे, अगर ऐसी चीजों से मैटर सॉल्व हो जाता तो फिर मैं कब का तुम्हें मार देता। चुनमिंग बोलता है क्या क्या कहा तुमने? पैट्रियाज बोलते हैं कि कुछ नहीं, वो बस बातों बातों में मेरी जबान फिसल गई। फिर पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चुनमिंग बोलता है क्या तुम सच में मुझसे अब ये पूछ रहे हो? मुझे कंपनसेशन चाहिए। अगर किसी को मारने के बाद माफी मांगने से मैटर सॉल्व हो जाता तो फिर इस दुनिया में वॉर्स होती ही नहीं। पैट्रियाज बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, हम तुम्हें कंपनसेट करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें चाहिए क्या? अब चुनमिंग यही तो सुनने के लिए इतनी देर से एक्टिंग किए जा रहा था। वो बोलता है कि पैट्रियाज, आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस यही सोच रहा था कि किस तरीके से तुम सभी को रोड पर ले आओ। चलो सबसे पहले कुछ खाकर इसको स्टार्ट करते हैं। वो पैट्रियाज से बोलता है कि मुझे 10,000 पॉइजन पिल चाहिए। पैट्रियाज घबराते हुए बोलते हैं कि नहीं, वो हम तुम्हें नहीं दे सकते, वो तो हमारे क्लाइंट का बहुत ही प्रीशियस आइटम है। चुनम्युंग बोलता है कि हाँ हाँ, इसीलिए तो मुझे वो चाहिए। वो अपने पुराने दोस्त डार्क एम्परर को याद करते हुए बोलता है कि ब्रदर, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे क्लैन का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखूंगा। फिर सीन चेंज होकर के हम पैट्रियाज को देखते हैं, जो कि गुस्से से चिल्लाकर बोलते हैं कि नहीं, वो छोटा सा बच्चा तो हमें दिन दहाड़े लूट रहा है, आखिर वो हमसे हमारे 10,000 पॉइजन पिल को कैसे मांग सकता है? पैट्रियाज का छोटा बेटा, जिसे कि हमने यंग मास्टर कहा था, वो पैट्रियाज से बोलता है कि प्लीज आप थोड़ा शांत हो जाए। पैट्रियाज शांत होते हुए बोलते हैं कि भाई, यंग पैट्रियाज को अपनी पोजीशन से हटा दिया जा रहा है। यंग मास्टर हैरान होते हुए बोलता है कि लेकिन पैट्रियाज, ऐसा क्यों? पैट्रियाज बोलते हैं मुझे ये बताओ, अगर तुम माउंट ऑसाइड के डिवाइन ड्रैगन होते तो क्या तुम टैंक क्लैन के उस पैट्रियाज के साथ दोस्ती करते जिसने कि पहले तुम पर पीछे से हमला किया था? यंग मास्टर बोलता है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करता, लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता आप उस डिवाइन ड्रैगन के लिए कुछ ज्यादा ही कर रहे हो? भले ही वो फ्यूचर का स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बने, लेकिन माउंट ऑसाइड अब पहले जितना पावरफुल नहीं रहा। पैट्रियाज बोलते हैं कि हाँ, यही तो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट वाली बात है। क्या तुम सच में ये सोचते हो कि माउंट ऑसाइड अगर पहले जितना पावरफुल होता तो वो अपने डिवाइन ड्रैगन को यहाँ हमारे पास भेजते? नहीं, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करते। इसलिए हमारे पास ये बहुत ही अच्छा चांस है कि हम उनकी मदद करके उनके ऊपर अपने एहसानात को चढ़ा दे, ताकि फ्यूचर में उनके साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी बने रहे। वैसे भी अब यंग पैट्रियाज की सीट खाली है, तो फिर तुम अपने भाइयों के साथ उस सीट के लिए compete कर सकते हो। यंग मास्टर बोलता है कि ठीक है पैट्रियाज, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। पैट्रियाज बोलते हैं कि एक और बात, मैं तुम्हें एक और मिशन देना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि डिवाइन ड्रैगन अपने साथियों के साथ बहुत ही नरमी से पेश आता है और उनकी बहुत मदद भी करता है। अब यार मुझे नहीं पता पैट्रियाज को ये गलत खबर किसने सुना दी है। वो यंग मास्टर से बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम इस डिवाइन ड्रैगन के क्लोज फ्रेंड बन जाओ, ताकि दोनों साइड के बीच की रिलेशनशिप और ज्यादा हेल्दी हो जाए। यंग मास्टर भी अपने फादर से बोलता है कि पैट्रियाज, वैसे तो मुझे पैट्रियाज बनने का कोई शौक नहीं, लेकिन अगर ऐसा करके मैं अपने क्लैन की हेल्प कर सकता हूँ तो फिर मैं ये जरूर करूंगा।
थोड़ी देर बाद हम चुनमियों को देखते हैं जो कि यंग मास्टर से बोलता है कि हे, तुम इतनी देर से इतने गौर से किस बारे में सोच रहे हो, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। यंग मास्टर अपने फैन की स्पीड को बढ़ाते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना। चुनमिंग उसकी झूठी तारीफ करते हुए बोलता है कि वाह यार, तुम टैंकलैंड के लोग तो दूसरों को हवा करने में काफी माहिर हो, सच में तुम लोग तो कुछ भी कर सकते हो। बेचारा यंग मास्टर सोच रहा होता है कि यार ये मैंने किस मिशन को ले लिया। जॉन्ग बोलता है तुम्हारी तो पीठ में खंजर लगा था ना, तो फिर तुम इतने नॉर्मल एक्ट कैसे कर रहे हो। चुनबाइक बोलता है मजाक से हटकर आखिर तुम लेटे लेटे खा पी कैसे रहे हो। चुनमिंग बोलता है कि सुनो भाई लोग, वो क्या है ना कि बैठने पर अपने कमर में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं लेटे लेटे खा रहा हूँ। जॉन्ग चुनमिंग की इन हरकतों से परेशान होकर चुनबाइक से बोलता है सीनियर, अब जबकि ये बंदा जख्मी है तो फिर क्या हम गैंग अप करके इसे कूट दे। चुनबाइक बोलता है कि नहीं, ये तो इसका बचपना है, थोड़ा सब्र रखो, बड़ा होने के बाद ये समझदार हो जाएगा। हम देखते हैं कि चुनमिंग लेटे लेटे ही खाने को ठूस रहा होता है, फिर ज्यादा गर्म होने की वजह से वो उसे थूक भी देता है। अब ऐसी हरकतें देखने के बाद तो हमारे चुनबाइक को अपनी बातों पर रिग्रेट होता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये कुत्ते की दुम कभी सीधी होंगी। तभी वहां पर टैंकलैंड के पैट्रियार्च की एंट्री होती है जो कि उन सभी से पूछते हैं कि बताओ बच्चों, क्या तुम सभी यहाँ पर कंफर्टेबल हो। चुनमिंग लेटे लेटे ही बोलता है कि हाँ पैट्रियार्च, हम सभी बहुत ही कंफर्टेबल है, वैसे शीचुआन की डिशेस बहुत ही लजीज और स्पाइसी है, इन्हें खाकर तो मुझे मजा आ गया। अब चुनमिंग को अपने यहाँ की डिशेस इतने मजे और बेफिक्री से खाता देख पैट्रियार्च बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी गेस्ट को अपने यहाँ इस तरीके से खाना खाते देख रहा हूँ, क्योंकि अक्सर टैंकलैंड आने वाले मेहमान खानों में पॉइजन होने के डर से यहाँ पर कुछ भी नहीं खाते। लगता है कि ये बच्चा हमारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता है, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। जॉन्ग उन्हें मुस्कुराता देख चुनबाइक से बोलता है सीनियर, क्या ये गुस्सा है या फिर खुश है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। चुनबाइक बोलता है कि हाँ, मेरा भी यही हाल है। तभी चुनमिंग पेट्रियाज से पूछता है आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्या आप मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। पेट्रियाज बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी कंडीशन चेक करने के लिए आया था। तभी हमें पैट्रियाज के पीछे से किसी को आता हुआ दिखाया जाता है, जिसे देख पैट्रियाज बहुत ही परेशान हो गए होते हैं। वो गुस्से से चुनमियों की तरफ देख बोलते हैं कि आखिर यही बंदा क्यों, क्या पूरी दुनिया में ये इकलौता बचा था। फिर ना चाहते हुए भी वो उन सभी को अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसकी खूबसूरती देखने के बाद तो वो सभी शॉक हो गए होते हैं। वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है कि मेरा नाम टैंग सोसो है, मैं पैट्रियाज की इकलौती डॉटर हूँ और आप सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कुछ टाइम बाद हम चुनमियों को देखते हैं जो कि पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है कि नहीं, वो एक लड़की नहीं बल्कि एक लीच है। पता नहीं क्यों उस कमीने पैट्रियार्च ने अपनी बेटी को हमसे इंट्रोड्यूस करवाया है, जब से वो मुझसे मिली है बिल्कुल लीच की तरह चिपके जा रही है। जब मैं खाना खाता हूँ तो खाना सर्व करती है, जब मैं ड्रिंक पीने जाता हूँ तो ड्रिंक सर्व करती है, बस सिर्फ टॉयलेट जाना ही बाकी रह गया है। सीनियर चुनबाइक बोलते हैं कि यार अगर तुझे छुपना ही है तो जाकर अपने रूम में छुपना, यहाँ दूसरों को क्यों परेशान कर रहा है। चुनमिंग बोलता है कि प्लीज सीनियर ब्रदर, मुझे बचा लो, मुझे उस लड़की से बहुत डर लग रहा है। मैंने सोचा था कि वो पेट्रियाच मेरे खिलाफ कोई भयानक पॉइजन का यूज करेगा, लेकिन मैंने इसे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये तो ऊपर से नीचे तक जहरीली है। सीनियर चुनबाइक बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। चुनमिंग और फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है कि यार उस कमीने पैट्रियाच के दिमाग में चल क्या रहा है, एक शादी, क्या उसे पता नहीं मैं एक टाविस्ट हूँ। आखिर मैं शादी क्यों करूंगा, और अगर करूंगा भी तो उस टैंकलैन की डॉटर से, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन है। सीनियर चुनबाइक बोलते हैं कि थोड़ा पॉजिटिव में सोचो, अगर वो तुमसे अपनी डॉटर की शादी करवाना चाहते हैं तो फिर हो सकता है कि वो तुम्हें लाइक करते होंगे। चुनमिंग बोलता है कि पॉजिटिव सोच गई भाड़ में, मैं उस टैंक क्लैन के पैट्रियार्च को अच्छे से जानता हूँ, ये उसकी एक चाल है जिसके जरिए वो मुझे हमेशा टैंक क्लैन से जोड़े रखना चाहता है। अब हमें सीन चेंज होकर के उस रूम के बाहर टैंक सोसो को दिखाया जाता है जो कि चुनमिंग का ही इंतजार कर रही होती है। वो परेशान होते हुए बोलती है कि यार आखिर उस लड़के को बाहर आने में इतनी देर क्यों लग रही है। तभी पीछे से उसका ब्रदर यानी कि यंग मास्टर आकर के उससे बोलता है कि सोसो, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही इंटेंस हो रही हो। सोसो बोलती है कि भाई अपने काम पर ध्यान दो। फिर बोलती है क्या तुम्हें पता है आज से पहले मुझे कभी किसी ने इतना ज्यादा अवॉइड नहीं किया। यंग मास्टर बोलता है ऐसा क्यों। सोसो बोलती है कि ये सिंपल है, क्योंकि मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ। अब यंग मास्टर के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचते। सोसो बोलती है कि यार लगता है कि लंबे समय से पहाड़ी इलाकों में रहने की वजह से वो टाविस ब्यूटी के बारे में सब कुछ भूल चुके हैं, इसलिए मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। यंग मास्टर बोलता है कि नहीं, हो सकता है कि उन टाविस का वुमेन्स में इंटरेस्ट ना हो। सोसो बोलती है कि अच्छा, तो क्या सच में इस दुनिया में ऐसे मैन भी है जिनका वुमेन में इंटरेस्ट नहीं है।
अब इस बात पर तो यंग मास्टर भी सोच में पड़ गया होता है। वो बताता है कि यार आज से पहले कभी सोसो ने अपनी मैरिज के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर पूछता है कि सोसो, क्या तुम्हें सच में माउंट ऑयसाइड का डिवाइन ड्रैगन पसंद है? सोसो बोलती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिर कोई किसी को एक ही दिन में कैसे पसंद कर सकता है। यंग मास्टर बोलता है कि फिर बताओ तुम्हारे इस एग्रेसिव बिहेवियर के पीछे का रीजन क्या है। सोसो बोलती है, मुझे तुम पहले ये बताओ, अगर मैं आज इस शादी की अपॉर्चुनिटी को लूज करती हूँ तो फिर मैं बाद में किससे शादी करूंगी? भले ही फादर मुझसे कितना ही प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन आखिर में वो टैंक क्लैन के पैट्रियार्च है। मुझे अपने क्लैन की भलाई के लिए किसी अमीर या फिर मशहूर सी फैमिली में शादी करनी होगी, और उस जैसी जिंदगी से तो मेरे लिए मौत अच्छी है। मुझे उन फैमिलीज के सभी रूल्स को फॉलो करना होगा, खाना खाने से लेकर पानी पीने तक, चलने का तरीका, बोलने का तरीका। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस तरीके से जी पाऊंगी? अब मैंने तो अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी, तभी मुझे माउंट ऑसाइड का डिवाइन ड्रैगन दिखाई दिया। उसका बेवकूफ ब्रदर बोलता है कि अच्छा, तो क्या तुम इस दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की वाइफ बनने का हॉनर रिसीव करना चाहती हो? सोसो बोलती है कि बेवकूफ कही के, स्ट्रॉन्ग मैन की वाइफ बनने से मेरा क्या फायदा? मैं तो उससे इसलिए शादी करना चाहती हूँ क्योंकि वो बंदा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट होने की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग करता रहेगा, और हो सकता है कि इस दौरान वो घर ना आए, जिस वजह से मेरी जिंदगी तो अकेले कटी जाएंगी। यंग मास्टर बोलता है कि यार आखिर तुम इतनी उदासी जिंदगी को क्यों चूज कर रही हो? सोसो बोलती है कि यही मेरे लिए सबसे बेहतर जिंदगी है, किसी और के यहाँ कठपुतली की तरह रहने से अच्छा है कि अकेले रहो। अब ऐसा गोल्डन चांस तो बार बार नहीं मिलने वाला, इसलिए भले ही मुझे ऐसा करने के लिए मरना ही क्यों ना पड़े, भले ही मेरे फादर मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं उस माउंट ऑरसाइड के डिवाइन ड्रैगन को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। तो बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? यंग मास्टर घबराते हुए सोचता है कि अच्छा, तो ये सब कुछ प्री प्लान हो रहा है। फिर बताता है कि लेकिन फिर भी उस माउंट ऑरसाइड के डिवाइन ड्रैगन को हैंडल करना इतना भी आसान नहीं है। सोसो बोलती है कि यार इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ने वाला काम है, अब ऐसी बात भी तो नहीं है कि मुझे उसे मैनिपुलेट करना है। वैसे भी वो एक ऐसा पर्सन है जिसे कि फादर ने खुद एक्नॉलेज किया है, और तो और वो है भी काफी हैंडसम, तो इससे ज्यादा परफेक्ट मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। बस उसमें एक सिर्फ यही बात बुरी है कि वो मुझे किसी रोड पर पड़े हुए खरगोश की तरह ट्रीट करता है। अब यंग मास्टर चुनमुन के लिए थोड़ा परेशान होते हुए सोचता है कि ब्रदर, लगता है कि मेरी बहन हाथ धोकर नहीं बल्कि ना धोकर तेरे पीछे पड़ी है। अब वो हमें अपनी बहन के इस एग्रेसिव या फिर पॉजिटिव बिहेवियर के पीछे का राज बताता है। वो बोलता है कि यार असल में टैंक क्लैन में लड़कियों को उनके क्लैन का पार्ट नहीं समझा जाता, इसीलिए उन्हें अपने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक भी नहीं सिखाई जाती। वो बस टैंक क्लैन में पैदा ही किसी बड़ी सी फैमिली में शादी करने के लिए होती है। अब सोसो अपने ब्रदर से बोलती है, मैं अपनी जिंदगी में खुशियां हासिल करके ही रहूंगी, जिसकी चाबी इस रूम के अंदर है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस काम में मदद करो, अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर फ्यूचर में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। यंग मास्टर सोचता है कि यार फ्यूचर के स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट का ब्रदर इन लॉ बनना, ये तो अपने आप में ही स्वैग की बात है, इसीलिए वो अपनी सिस्टर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आप सभी लोग तो यही सोच रहे होंगे कि यार सोसो है तो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल, तो फिर हमारा चुनमिंग उसे अवॉइड क्यों कर रहा है? तो इस बात का जवाब मैं आप सभी को इस पिक्चर के साथ देना चाहता हूँ। तो बोलो गाइस, कर दी ना पार्टी चेंज? यहाँ पर हमारा चुनमिंग मुझसे ऐसे छुप रहा है जैसे कि वो कोई जॉम्बी हो। वो अपने मन में सोचता है कि नहीं यार, मैं इस जैसी किसी चीज से नहीं जीत सकता। वो बताता है कि अभी मेरे जख्म भी प्रॉपर तरीके से हील नहीं हुए हैं, और रही बात पेट्रिया से फाइट की, तो उसमें मुझ पर पीछे से होने वाले अटैक को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो एक बैटलफील्ड होती तो फिर मैं बहुत ही बुरे तरीके से मारा जाता, क्योंकि वहां पर तो बहादुरी और बुजदिली जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। हम अपनी जान बचाने के लिए किसी भी किस्म के अटैक का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप स्ट्रांग हो तो फिर आपको हर तरह के अटैक को डिफेंड करना आना चाहिए। फिर वो अपने पास से ओरिजिन एनर्जी पिल और 10,000 पिल को निकालता है और बोलता है कि यार जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सच में काम भी करेगा? अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये ओरिजिन एनर्जी पिल वही वाली पिल है जिसे कि पैट्रियार्च ने जाते वक्त चुनम्यूंग को दिया था। चुनम्यूंग ने अपने चारों साथियों पर 4 पिल का यूज तो कर लिया था, ये लास्ट वाली उसने अपने लिए बचा रखी थी। वो बताता है कि पैट्रियार्च से फाइट के दौरान उसे इंटरनल एनर्जी की बहुत ही जरूरत पड़ी थी, और ये दोनों पिल उसके इस मसले को हल कर सकती है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो इस काम में फेल होता है तो फिर उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ रिस्क है वही तो इश्क है। तो सिंपली हमारे चुनम्यूंग के आशिक ने भी उसे ढूंढ लिया होता है। वो उसकी तरफ दौड़ते हुए बोलती है कि रुको चुनम्यूंग, मैं आ रही हूँ। चुनम्यूंग घबरा कर बोलता है कि मेरी माँ, मेरा पीछा छोड़ दे, जा जाकर किसी और को तलाश कर। सोसो बोलती है कि रुको चुनम्यूंग, मैंने तुम्हारे लिए मिठाइयाँ खरीदी है। चुनम्यूंग बोलता है कि मिठाइयाँ गई तेल लेने, मुझे तो अपनी जान की पड़ी है। वो अपने मन में सोचता है कि यार अगर आज मैं यहाँ से नहीं भागा तो फिर दोबारा कभी भागने के लायक नहीं बचूंगा, मुझे कुछ भी करके उस पवित्र जगह तक पहुंचना होगा।
अब यार ये तो बिल्कुल हॉरर मूवी वाला सीन हो चुका है, जहाँ पर सो सो चुड़ैल है, चुनमिंग हमारा मेन कैरेक्टर और वो पवित्र जगह एक मंदिर है। चुनमिंग जैसे तैसे उस साइकिल लीडर के रेसिडेंट में इंटर होता है। वो वहां पर सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो कम से कम उस लड़की से जान तो छूटी। असल में यहाँ पर साइकिल लीडर के रेसिडेंट में उनकी इजाजत के बगैर कोई भी बच्चा इंटर नहीं कर सकता। यही रीजन है कि चुनमिंग अपने आप को यहाँ पर सेफ महसूस कर रहा है। अब वो चलते चलते सीधे ही साइकिल लीडर के रूम के पास पहुंच जाता है। साइकिल लीडर उससे बोलते हैं कि अच्छा तो तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। कुछ देर बाद पैट्रियार्च चुनमिंग को ठंडा पानी पेश करते हुए बोलते हैं अपना मन शांत करने के लिए इसे पी जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि उसे पीने के बाद भी चुनमिंग का मूड ठीक नहीं होता। वो पैट्रियार्च से बोलता है मुझे एक बात बताओ, आखिर कौन ही इंसान होगा जो कि अपनी बेटी की शादी किसी तावीज से कराएगा। मैं ये जानता हूँ कि तुम लोगों का खून गाढ़ा है, लेकिन इसका ये मतलब भी तो नहीं है कि तुम खुलकर अपने ट्रू बिहेवियर को हमारे सामने रिप्रेजेंट करोगे। पैट्रियार्च भी गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि बकवास करना बंद करो, कोई पागल ही होगा जो कि अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाएगा। चुनमिंग बोलता है क्या क्या वो तुम्हारा ऑर्डर नहीं था। पैट्रियार्च बोलते हैं कि नहीं, ना ही मैं फ्यूचर में उसे ऐसा कोई ऑर्डर दूंगा। चुनमिंग बोलता है तो फिर आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। पैट्रियार्च बोलते हैं कि भाई मैंने तो उसे बस उसकी रिक्वेस्ट पर तुमसे इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके आगे की चीजों के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर मन ही मन सोचते हैं कि भाई कोई पागल ही होगा जो कि तुम जैसे किसी लालची इंसान से अपनी बेटी की शादी करवाएगा। तो चलो भाई, कम से कम ये तो अच्छी बात है कि टैंक लाइन के पैट्रियार्च के पास थोड़ी सी अकल है। अब चुनमिंग पैट्रियार्च की ऐसी तिरछी नजरों को देख पूछता है कि भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। पैट्रियार्च खुले दिल के साथ बता देते हैं कि भाई तुम एक अमेजिंग मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। चुनमिंग सोचता है कि यार खुल के बेइज्जती करने का शुक्रिया। पैट्रियार्च बोलते हैं कि भले ही मैं टैंक क्लैन का पैट्रियार्च हूँ, लेकिन एज अ फादर मैं अपनी बेटी की शादी किसी बुरे इंसान से नहीं करवाऊंगा, फिर भले ही उसकी मार्शल आर्ट कितनी अच्छी क्यों ना हो। चुनमिंग सोचता है कि यह बंदा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भले ही ये हमेशा कोल्ड हार्टेड होने की एक्टिंग करता है, लेकिन टाइम आने पर ये अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बंदा मेरे पुराने दोस्त टैंग बाओ से डिफरेंट है, ये इस पैट्रियार्च की कुर्सी पर बिल्कुल फिट बैठता है। मेरा दोस्त तो सिर्फ इमेंस मार्शल आर्ट्स होने की वजह से सीनियर एल्डर की सीट पर बैठा था, वरना तो उसके क्लैन वाले उसे हकाल देते। पैट्रियार्च बोलते हैं कि ठीक है फिर चलो अब बिजनेस की बात करते हैं, तो बताओ तुम्हें टैंक क्लैन से क्या चाहिए। चुनमिंग बोलता है मैं अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम हमारे माउंट और सेट के साथ अलायंस को क्रिएट करना चाहते हो। पैट्रियार्च साफ साफ मना करते हुए बोलते हैं कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट माउंट और सेट में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। चुनमिंग बोलता है मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं माउंट और सेक्स से कभी अलग नहीं होने वाला। पैट्रियार्च बोलते हैं कि हाँ मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसीलिए तो अगर तुम हमारे साथ होंगे तो फिर माउंट और सेट के साथ अलायंस को क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और वैसे भी हम टाइम टू टाइम माउंट और सेट को फंड्स भेजते रहेंगे। चुनमिंग बोलता है क्या सच में आप मेरे बारे में इतना हाईली सोचते हो। पैट्रियार्च बोलते हैं कि हाँ तुम तो इतना हाईली सोचना डिजर्व करते हो। चुनमिंग बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन आपको बिल्कुल भी झूठ बोलना नहीं आता। पैट्रियार्च सीरियस होते हुए बोलते हैं कि अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। चुनमिंग बोलता है कि मेरी बातों को गलत वे में मत लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके इंटेंशंस गलत है, बस मुझे ये बात परेशान कर रही है कि हमारी ये रिलेशनशिप वन साइडेड होते जा रही है, यानी कि इसमें सिर्फ आप ही हो जो कि हमारे ऊपर एहसानात को किए जा रहे हो। पैट्रियार्च बोलते हैं कि बच्चे लगता है कि तुम इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल एक्सेप्शनल है, लेकिन फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हाँ ये हो सकता है कि तुम फ्यूचर के स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनोगे, लेकिन ये बात तुम्हारे सेक्ट के ऊपर लागू नहीं होती। और अभी जिस कंडीशन में तुम्हारा सेक्ट है उस हिसाब से वो टैंक क्लैन के साथ इक्वल सौदा नहीं कर सकता। चुनमिंग बोलता है कि हाँ तुम्हारा ऐसा सोचना तो बिल्कुल ही नेचुरल है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि निगोशिएशन दो इक्वल लोगों के बीच नहीं होती, बल्कि वो दो ऐसे लोगों के बीच होती है जिन्हें एक दूसरे से किसी न किसी चीज की जरूरत है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि टैंक लाइन को माउंट वर्सेट की जरूरत नहीं है, तो फिर वो मैं तुम्हें अभी प्रूव कर देता हूँ। वो अपनी जगह से उठकर एक दीवार पर लगे हुए मैप को उठा लाता है। अब वो उस मैप पर एमी सेक्ट और जोंगनांग सेक्ट की तरह सभी टॉप 10 ग्रेड सेक्ट को मार्क करने लगता है। हम देखते हैं कि पैट्रियार्च उसकी इस हरकत को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। चुनमिंग ये देख बोलता है कि हाँ मैं ये जानता था, भले ही ये बाहर से कितना ही कोल्ड होने की एक्टिंग क्यों ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर भी मेरे पुराने दोस्त टैंग बाओ यानी कि डार्क एम्परर की पर्सनैलिटी छुपी है। ये बंदा 100% बेनिफिट को चाहता है, जब तक इसे डेंजर महसूस होगा तब तक ये किसी भी रेकलेस मूव को नहीं चलेगा। अब पैट्रियार्च उससे पूछ ही लेते हैं कि बताओ भाई आखिर तुम ये सब कुछ करके मुझे क्या साबित करना चाहते हो। चुनमिंग बताता है कि ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, मैं तो बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, क्या तुम्हें नहीं लगता ये सिचुएशन तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही सफोकेटिंग है। और तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें घेरने वाले सेक्ट टॉप 10 ग्रेड सेक्ट है।
पैट्रियाज बोलते हैं, लगता है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया। हमारे रिलेशन टॉप 10 ग्रेड सेट के साथ इतने बुरे भी नहीं हैं। हम तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल कॉमरेड्स की तरह है। चुनम्युंग बोलता है कि हाँ, तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक कल्ट के एग्जिस्ट करने तक। मगर अब तो डिमोनिक कल्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। यानी कि अब जबकि तुम्हारा कॉमन एनिमी मर चुका है, तो फिर तुम्हारे इस अलायंस की भी कोई वैल्यू नहीं रही। सभी के सभी सेक्ट बस अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। दूसरे टॉप 10 ग्रेड सेक्ट वेस्ट में अपने ग्रुप को बना चुके हैं, लेकिन तुम ईस्ट में अकेले हो। तुम्हें इस वक्त सबसे बड़ा खतरा वुडोंग और जोंगडोंग सेक्ट से है, जिन्हें चेक में रखने के लिए तुम्हें माउंट और सेक्ट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अभी एक फ्रेंड की जरूरत है, जो कि पीछे से तुम्हें सपोर्ट कर सके। अब पैट्रियार्च भी उस सिचुएशन को बड़ी ध्यान से मेजर करते हैं, जिसमें उन्हें साफ साफ ये समझ आ रहा होता है कि वो डिसएडवांटेज पर है, यानी कि उन्हें कुछ भी करके माउंट और सेक्ट की मदद लेनी होगी। लेकिन फिर भी वो अपने एटीट्यूड को मेंटेन रखते हुए बोलते हैं कि बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा सेक्ट इतना ज्यादा वैल्यूएबल है? वो तो अब टॉप 10 ग्रेड सेक्ट में से एक भी नहीं रहा। मगर हमारा चुनमिंग भी अब अपना रिवर्स कार्ड खेलता है। वो बोलता है कि पैट्रियार्च, क्या आप सच में ये सोचते हो कि अगर हम टॉप 10 ग्रेड सेक्ट में से एक होते तो आपसे हाथ मिलाने के लिए आते? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मेरी बातों से एग्री करना ही होगा। भले ही तुम उन ग्रेट सेट को अपना कॉमरेड कहते हो, लेकिन तुम भी ये अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी रिलेशनशिप उनके साथ ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकने वाली। पैट्रियास सोचते हैं कि यार ये बच्चा बिल्कुल ही सही बात कर रहा है, ये जो कुछ भी कह रहा है वो रियलिटी है। चुनमिंग बोलता है कि चलो अपने अपने एटीट्यूड को साइड में रखकर एक साथ काम करते हैं। अगर हम दोनों ही क्लैन के एक दूसरे के साथ अलायंस कायम होने की न्यूज यहाँ पर फैल जाती है, तो फिर दूसरे क्लैंस हमसे और ज्यादा चौकन्ना हो जाएंगे। यानी कि वो टैंक लाइन पर अटैक करने से पहले 2 बार सोचेंगे। पैट्रियास सोचते हैं कि यार ये बंदा बहुत ही डेंजरस है। मुझे तो अब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैंने नहीं, बल्कि उसने मुझे अपनी स्कीम में फंसा लिया है। फिर चुनमिंग से बोलते हैं कि लगता है मैंने तुम्हें मिस जज कर लिया। चुनमिंग बोलता है, ओह ऐसी बात है? पैट्रियास बोलते हैं कि हाँ, मैंने सोचा था कि तुम मार्शल आर्ट में हीरो और स्कीम में जीरो होंगे, लेकिन तुम तो दोनों जगह हीरो निकले। अब चुनमिंग तो अपनी इतनी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन में ऐसी अनइम्पोर्टेंट बात को सुन काफी परेशान हो गया होता है। वो अपने मरे हुए दोस्त टैंग बाओ को गालियां देते हुए बोलता है कि कमीने, तू खुद आकर के अपने सेट को क्यों नहीं संभाल लेता? पैट्रियास बोलते हैं कि चुनमिंग, मैं तुम्हारे इंटेंशंस को समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि माउंट और सेट के इंटेंशंस कुछ डिफरेंट हो। चुनमिंग बोलता है कि नहीं, हमारे इंटेंशंस सेम रहने वाले। फिर बोलता है कि एक और बात, आपको अपने इस किंग वाले एटीट्यूड को छोड़ना होगा और हमें उतनी रिस्पेक्ट देनी होगी जितनी कि हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि माउंट और सेट वो है जिसकी आपको जरूरत है, और अभी से मैं अपने सेट को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। अब पैट्रियास भी चुनमुन की बातों को समझ अपनी जगह से खड़े होकर के बोलते हैं कि हाँ, लगता है कि मैंने एक मिस्टेक कर दी। फिर बड़ी रिस्पेक्ट के साथ अपने पहले रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं, जिसे कि चुनमिंग भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब पैट्रियार्च पूछते हैं कि बताओ तुम्हें हमारे सेट से क्या चाहिए। चिनमिंग बोलता है कि मुझे तुम्हारे सेट से 3 चीजें चाहिए, जिसमें सबसे पहली है वेपन्स। पैट्रियार्च बोलते हैं कि नहीं, हम अपने सेट के हिडन वेपन्स को किसी दूसरे सेट के साथ शेयर नहीं कर सकते। चिनमिंग बोलता है कि मैंने आपसे वो मांगी भी नहीं है, वैसे भी माउंट और सेट के लोग उसे यूज भी नहीं कर पाएंगे। फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर पैट्रियार्च के सामने रख देता है, जिसे देख वो बोलते हैं कि हाँ, देखने में ये बहुत ही बुरी कंडीशन में नजर आ रही है। चुनमिंग बताता है कि पहले माउंट और सेट के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन अब पैसे होने के बाद भी वो अच्छे ब्लैक स्मिथ को ढूंढ नहीं पा रहा है। मैंने सुना है कि सिचुआन में बहुत ही अच्छे ब्लैक स्मिथ रहते हैं, जिनके लिए एक अच्छी क्वालिटी की शॉट बनाना बिल्कुल केक काटने जितना आसान है। और तो और टैंक लाइन की रिफाइनिंग टेक्निक भी बहुत ही जबरदस्त है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम माउंट और सेट की प्लम ब्लॉसम शॉट को क्रिएट करके हमें सप्लाई करो। पैट्रियाज बोलते हैं कि ठीक है, मुझे तुम अपनी दूसरी कंडीशन के बारे में बताओ। चुनमिंग बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें अपनी टेक्निक को सिखाओ। पैट्रियाज बोलते हैं, तुम तो ये अच्छे से जानते हो कि हम अपने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को सिर्फ मेन फैमिली के लोगों को ही सिखाते हैं। चुनमिंग अपनी जख्म को बताते हुए बोलता है कि नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम अपने क्लैन की मेडिसिनल टेक्निक को हमें सिखाओ। पैट्रियाज बोलते हैं, क्या मेडिसिनल टेक्निक? आखिर तुम वो हमसे क्यों सीखना चाहते हो? आज से पहले तो किसी ने हमसे इस बारे में मांग नहीं की। चुनमिंग बोलता है, वो तो इसलिए है क्योंकि वो लोग अब ज्यादा मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन हमारे माउंट और सेट को तो अभी ज्यादा से ज्यादा मार्शल आर्ट प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर वो हमें बताता है कि यार इस बारे में तो उसके दोस्त यानी कि डार्क एम्परर ने उसे उसके सपने में आकर बताया था कि आखिर मेडिसिनल टेक्निक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो अपने पास्ट पर अफसोस करते हुए बोलता है कि काश काश मैंने कुछ मेडिसिन टेक्निक को लर्न कर लिया होता, तो फिर मुझे अपने प्यारों को अपने हाथों में ही मरते हुए नहीं देखना पड़ता। हो सकता था कि मैं उनमें से शायद ही कुछ लोगों की जान बचा लूं। वो पैट्रिया से बोलता है, अगर आप इस चीज को अलाउ करते हो तो फिर हमारे दोनों ही सेट के लोगों के बीच मेलजोल बढ़ जाएगा, जिस वजह से हमारी दोस्ती और पक्की हो सकती है।
पैट्रियाज बोलते हैं कि ये इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने काउंसिल एल्डर्स को मनवाना होगा। फिर बोलते हैं, जिस तरीके से तुमने अपनी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को रखा है, उस हिसाब से तो तुम्हारी थर्ड कंडीशन सबसे बड़ी होनी चाहिए। चुनम्यूंग बोलता है कि हाँ, मेरी थर्ड कंडीशन सबसे बड़ी है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम माउंट और सेट को अपना फ्रेंड समझो। पैट्रियाज बोलते हैं, क्या? लेकिन अलायंस और फ्रेंड तो बिल्कुल सिमिलर होते हैं ना? चुनम्यूंग बोलता है कि नहीं, अलायंस मुश्किल टाइम पर टूट जाती है, लेकिन फ्रेंड्स मुश्किल टाइम पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पैट्रियार्च सोचते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसे कि मैं अपनी जबान से कहने के बाद भी हो सकता है कि पूरा ना कर सकूं। तो फिर आखिर ये बंदा अपनी इतनी इंपॉर्टेंट कंडीशन को ऐसे ही वेस्ट क्यों कर रहा है? वो चुनमिंग से बोलते हैं कि यार, मैं तुम्हारी इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या इसके पीछे तुम्हारा कोई स्पेसिफिक रीजन है? चुनमिंग बोलता है कि नहीं। वो अपने फ्रेंड को याद करते हुए बोलता है कि यार, अब मैं इन्हें कैसे बताऊँ? पैट्रियार्च ये देख बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम्हें भी इस बारे में नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, है ना? चुनमिंग बोलता है कि हाँ। पैट्रियार्च बोलते हैं, क्या तुम जानते हो, टैंक क्लैन से आज तक कई सारे लोगों ने अलायंस को क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन वो तुम पहले हो जिसने कि हमसे फ्रेंडशिप की बात की है। चुनमिंग बोलता है कि यार, आप मुझसे ऐसी बातें करके अब मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। पैट्रियार्च बोलते हैं, अब जबकि मैंने तुम्हारी तीनों कंडीशंस को मान लिया है, तो फिर अब हमें सिर्फ इन कंडीशंस को तुम्हारे सेक्ट भेजना होगा, ताकि वहां पर मौजूद एल्डर और सेक्ट लीडर भी इस पर एग्री हो जाए। चुनम्यूंग बोलता है, आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इन तीनों कंडीशंस को एक लेटर में लिखकर माउंट ऑसेक भेजना होगा, बाकी का काम खुद ही वहां पर हो जाएगा। पैट्रियाच हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हारा माउंट ऑसेक में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है? चुनम्यूंग बोलता है कि नहीं, असल में मैं उन लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद हूँ। अब अपनी बातों को खत्म कर पैट्रियाच वहां से जाने लगते हैं, तभी चुनम्यूंग उन्हें रोक बोलता है कि हे, आखिर तुम आधी कन्वर्सेशन में उठकर कहाँ जा रहे हो? पैट्रियाज बोलते हैं कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, हमारी डील तो खत्म हो चुकी है ना? चिनमिंग बोलता है कि नहीं, तुमने सिर्फ माउंट और सेट की कंडीशंस को फुलफिल किया है, लेकिन मुझे आई चोटों को कंपनसेट करना बाकी है। पैट्रियाज घबराते हुए बोलते हैं कि लेकिन उस चीज के लिए तो हमने तुम्हें पहले ही 10,000 पॉइजन पिल दे दी थी। चिनमिंग बोलता है कि कम ऑन यार, क्या सच में तुम मुझे सिर्फ एक ही लेक्चर देकर इस मामले से छुटकारा पाना चाहते हो? मैं उस अटैक को इसीलिए सरवाइव कर पाया क्योंकि वो मैं था, अगर मेरे अलावा कोई और होता तो कब का मारा जाता। क्या सच में तुम किसी के जान की कीमत 10,000 पॉइजन पिल से कंपेयर कर सकते हो? वो उन्हें एक बुक थमाते हुए बोलता है कि इसे ध्यान से पढ़ना, इसमें वो सब कुछ लिखा है जो कि मुझे चाहिए, और हाँ, कोई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। आप जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हो, क्योंकि इसमें चीजें काफी डिटेल में लिखी है। अब चुनम्यून की ऐसी बात सुनने के बाद तो हमारे पैट्रियार्च के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचते। फिर सीन चेंज होकर के हमें सीनियर चुनबाई को दिखाया जाता है, जो कि अलायंस के बारे में सुनकर काफी हैरान हो गए होते हैं। जंग बोलता है, चुनम्यूंग, क्या तुम्हें नहीं लगता हमें इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन को खुद से नहीं लेना चाहिए? चुनम्यूंग बोलता है कि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, क्या तुम भूल गए हमारे साथ सीनियर चुनबाइक मौजूद है? सेक्ट से निकलते वक्त खुद सेक्ट लीडर ने कहा था कि सीनियर चुनबाइक माउंट और सेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। सीनियर चुनबाई घबराते हुए बोलते हैं कि एक मिनट रुको, भले ही सेक्ट लीडर ने ऐसा कहा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े फैसलों को खुद से लेना स्टार्ट कर देंगे। चुनमिंग बोलता है, आखिर इसमें गलती क्या है? वैसे भी सेक्ट लीडर को हमारा ये डिसीजन बहुत ही पसंद आएगा। सीनियर चुनबाग भी सोचते हैं कि यार हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस अचीवमेंट को चुनमिंग ने हासिल किया है वो सच में तारीफ करने के लायक है। फिर वो चुनमिंग की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अब चुनमिंग को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो चुनबाइक से बोलता है, सीनियर, आपकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिचुआन के खाने ने आपके दिमाग पर असर कर दिया हो? चुनबाइक बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर बताता है कि एक चीज है जो कि मुझे बहुत ही परेशान कर रही है, और वो है टॉप 10 ग्रेड सेक्टर, क्योंकि अब जबकि हमने टॉप 5 क्लैन में से किसी एक के साथ हाथ मिला लिया है, तो ये तो अभी के लिए हमें फायदा पहुंचाएगा, लेकिन फ्यूचर में हमारे लिए टॉप 10 ग्रेड सेक बनने में काफी मुश्किल होंगी। चुनमिंग बोलता है, मुझे ये बताओ, टॉप 10 ग्रेड सेक बनने का क्या फायदा है? चुनबाग बोलता है कि भाई, सेंट्रल प्लेन्स में हमारी रेपुटेशन बढ़ जाएंगी। चुनमिंग गुस्से से बोलता है कि भाड़ में गई ऐसी रेपुटेशन, क्या तुम सच में ये सोचते हो कि मैं उन टॉप 10 ग्रेड सेट को दोबारा से ज्वाइन करूंगा जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ दिया था? नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। एक बात याद रखना, अगर टॉप 10 ग्रेड सेट ने मुश्किल टाइम में हमारी मदद की होती तो आज माउंट और सेट कभी इस हालत में नहीं होता। चुनबाग बोलता है कि अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि अब हमें टॉप 10 ग्रेड सेट के साथ रिलेशनशिप को खत्म करके टैंक क्लैन के साथ आगे बढ़ाना चाहिए?
चुनम्योंग बोलता है कि हाँ, टैंक क्लैन से हमें कई सारी मदद हासिल हो सकती है, इसलिए अभी के लिए तो वही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। चुनबाई कुछ देर सोचने के बाद मान जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, माउंट ऑरसेट का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं इस बात पर एग्री करता हूँ, और तो और इससे होने वाले सभी नुकसान की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार हूँ। वो सोचता है कि यार अब जबकि चुनम्युंग ने इस बारे में डिसीजन लेने का सोचा है तो फिर सभी एल्डर्स उसकी बात पर एग्री करेंगे ही, और अगर कुछ नोकझोंक होती भी है तो फिर हमारे मार्शल हॉल एल्डर जिंदाबाद, वो वहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। अब चुनमिंग बोलता है कि ठीक है, फिर अब जबकि टैंकलैन के साथ हमारा मसला हल हो चुका है तो फिर हमें यूनान की तरफ निकलना चाहिए। वो जोग्युल से पूछता है कि बताओ भाई, तुम्हारे फादर का मर्चेंट ग्रुप वहां पर कब जाने वाला है। जोग्युल बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई मर्चेंट ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस टाइम मेरे फादर ने हमसे झूठ बोला था ताकि हम जल्द से जल्द टैंकलैन से बचकर वहां से निकल जाए। अब ये सुन चुनमिंग सीधे ही पैट्रियाज के रूम पर पहुंच जाता है। वो उनसे बोलता है कि पैट्रियाज, मेरी एक और कंडीशन है। नहीं, एज अ फ्रेंड मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। वो बोलता है कि प्लीज हमारे लिए एक ऐसा मर्चेंट ग्रुप तलाश करो जो कि यूनान के डीपेस्ट रीजन में जाता हो, क्योंकि हमें उनके साथ जाकर उस रीजन में पहुंचना है। अब उसने यहाँ पर इस तरीके से कहा होता है जैसे कि वो कोई ऑर्डर दे रहा हो। ये सुन पैट्रियार्च बोलते हैं कि बच्चे, लगता है कि तुम्हारे यहाँ पर फेवर का मीनिंग डिफरेंट है। फिर सीन चेंज होकर के हमें काउंसिल एल्डर की मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी पैट्रियार्च के इस अचानक से लिए जाने वाले डिसीजन पर सवाल करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि पैट्रियार्च, आखिर आप सोच क्या रहे हो, एक अलायंस, वो भी वुडोंग और जोंगनोंग सेट को छोड़ माउंट और सेट के साथ। अब पैट्रियार्च इनके इस क्वेश्चन पर काफी फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं। वो हमें बताते हैं कि यार ये सभी बूढ़े कुसट इतने ज्यादा बूढ़े होने के बाद भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इन लोगों ने अपनी अथॉरिटी को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि मैं इनसे पूछे बगैर एक सिंगल डिसीजन भी नहीं ले सकता। तभी वहां मौजूद काउंसिल लीडर बोलते हैं कि सभी लोग शांत हो जाओ, हमें सबसे पहले पैट्रियार्च की बात को सुनना चाहिए। जिस पर वो सभी शांत हो जाते हैं। हमें ये पता चलता है कि यार ये काउंसिल लीडर का यहाँ पर बहुत ही दबदबा है। अब वो पैट्रियार्च से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। पैट्रियार्च बोलते हैं कि भाई मेरी नज़र में तो माउंट ऑरसेट के साथ में अलायंस को क्रिएट करना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। काउंसिल एल्डर बोलते हैं कि पैट्रियार्च, लगता है कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो माउंट ऑरसेट वाले तो बस हमारा यूज करते हुए अपनी फॉर्मर ग्लोरी को दोबारा से रिस्टोर करना चाहते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि आपकी लीडरशिप में हमारा सेक्ट इतना गिर चुका है कि उसे माउंट और सेक्ट जैसे बेकार से सेक्ट के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है। फिर बोलते हैं कि छोड़ो इन मैटर्स को, वैसे मैंने सुना है कि तुमने यंग पैट्रियार्च को उसकी सीट से हटा दिया है। पैट्रियार्च बोलते हैं कि हाँ, वो इस लायक नहीं था। काउंसिल एल्डर बोलते हैं कि अच्छा, तो फिर अब यंग पैट्रियार्च की सीट तो खाली होंगी, तो फिर अब तुम्हारा किसे उस सीट पर बिठाने का इरादा है। पैट्रियार्च बोलते हैं जैसे कि हमारे ट्रेडिशन में चला आ रहा है, मेरी जनरेशन में से कोई एक वहां पर बैठेगा। अब ये सुनने के बाद मन ही मन हमारे काउंसिल लीडर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये काउंसिल लीडर पिछले पैट्रियार्च के ब्रदर है, जो कि अपने टाइम पर लीडरशिप को हासिल नहीं कर पाए थे, इसीलिए वो उनके बेटे यानी कि अभी के पैट्रियार्च से काफी जेलस होते हैं। पैट्रियार्च बोलते हैं मेरी नजर में तो टोंग पाई को उस सीट पर बैठना चाहिए। काउंसिल एल्डर बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इस लायक है। पैट्रियार्च बोलते हैं कि हाँ, कुछ हद तक मैं भी तुम्हारी बातों से एग्री करता हूँ। काउंसिल लीडर बोलते हैं क्या तुम ऐसा उस माउंट ऑरसेट के डिवाइन ड्रैगन की वजह से कह रहे हो, क्या वो सच में इतना बड़ा जीनियस है। पैट्रियार्च बोलते हैं कि हाँ। अब काउंसिल एल्डर अपनी चाल चलते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, फिर क्यों ना हम अपने सेट के अंदर एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करें, जिसमें जो कोई भी उस माउंट ऑरसेट के डिवाइन ड्रैगन को हराएगा वो नेक्स्ट पैट्रियार्च की सीट पर बैठेगा। अब पैट्रियार्च भी उनकी चाल को समझ गया होता है, क्योंकि ट्रेडिशन के हिसाब से तो पैट्रियार्च की जनरेशन ने ही सक्सेशन के लिए फाइट करनी थी, लेकिन इस टूर्नामेंट की वजह से पूरे के पूरे टैंक क्लैन को इसका चांस मिल जाएगा, जिसमें खुद काउंसिल लीडर का पोता भी शामिल है। पैट्रियार्च बोलते हैं कि काउंसिल लीडर, तो आप सच में अपने पोते को यंग पैट्रियार्च बनाना चाहते हो, है ना। काउंसिल लीडर बोलते हैं कि नहीं, मैं तो बस उसकी स्किल्स को चेक करना चाहता हूँ। पैट्रियार्च बोलते हैं कि ठीक है, फिर अब जबकि हम इतने आगे तक आ ही चुके हैं तो क्यों ना हम एक शर्त लगा ले, अगर आपका पोता टूर्नामेंट जीतता है तो फिर मैं अपने राइट्स को आपको सौंप दूंगा, लेकिन अगर डिवाइन ड्रैगन जीतता है तो फिर आप लोगों को मेरे डिसीजन पर सवाल उठाने का हक नहीं रहेगा। अब इस बात पर वो सभी के सभी बेवकूफ एल्डर एग्री हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होकर के हमें चुनमियों को दिखाया जाता है, जो कि अब भी टैंक सोसो से जान छुड़ाकर भाग रहा होता है। अब वो लोग दौड़ते दौड़ते एक गली के कोने तक पहुंच जाते हैं, जहां सोसो बोलती है कि जरा रुको, हम थोड़ा शांति से बात करते हैं। मगर हम चुनमियों को देखते हैं जो कि बहुत ही घबराया हुआ होता है। वो बोलता है कि यार आखिर ये लड़की इस जैसे किसी ड्रेस में इतना फास्ट कैसे दौड़ पा रही है।
अब सोसो बोलती है कि मेरी बात सुनो, यहाँ चेंगडू में बहुत सारी चाय की अच्छी दुकानें हैं, तो चलो डूबते सूरज का मजा लेते हुए हम उन्हें ड्रिंक करते हैं। मगर चुनम्युंग तो उसकी किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं देता, जिस पर सोसो बोलती है कि मुझे ये बताओ, आखिर तुम मुझे इतना डिसलाइक क्यों करते हो, क्या मैं अगली हूँ? चुनम्युंग बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। सोसो बोलती है तो फिर क्या मेरी पर्सनैलिटी बेकार है? चुनमिंग बोलता है कि नहीं। सोसो बोलती है तो फिर मुझसे दूर भागने का रीजन क्या है? जरा देखो मेरा फेस कितना बढ़िया है, और तो और मेरी फैमिली भी बहुत ही अच्छी है, तो फिर मुझसे शादी करने में क्या दिक्कत? चुनमिंग बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरा ऐसी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सोसो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात होंगी। चुनमिंग बोलता है कि ठीक है, फिर तुम ही बताओ कि कैसी बात होंगी। सोसो बोलती है कि जरूर, तुम उस माउंट वासाइड के डिसाइपल ईसेओल को लाइक करते होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उसकी ब्यूटी को रजिस्ट कर पाओ। चुनम्युंग चिल्लाकर बोलता है कि बेवकूफ लड़की, अपने इन ख्याली पुलाव को पकाना बंद करो। फिर थक हार कर बोलता है कि यार तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें एक और बार बता रहा हूँ कि यार मेरा ऐसी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मगर अब हमारी सोसो ने भी तो कोई कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली है, वो भी पूरे जोश में आकर के बोलती है कि नहीं, अगर तुम्हारा इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैं पैदा करूंगी। मैं इतनी ज्यादा चार्मिंग दिखूंगी कि तुम मुझे रजिस्ट नहीं कर पाओगे। चुनमिंग सोचता है कि यार अब मैं इस बच्ची का करूँ तो करूँ क्या, अब इसे कौन ही ये बताएगा कि मैं अपनी पिछली लाइफ में 80 साल की जिंदगी जी चुका हूँ। भले ही ये मुझे कितनी चार्मिंग क्यों ना दिखे, ये मेरे लिए बस मेरी ग्रैंड डॉटर जैसी ही रहेंगी। तो यार फाइनली फाइनली मुझे एक ऐसा कैरेक्टर मिला है जिसके पास लॉजिक है, जो कि सच में अपनी पिछली लाइफ की उम्र को कंसीडर करता है, और ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। अब इन लोगों की बहस और ज्यादा आगे बढ़ पाती उससे पहले ही यंग मास्टर वहां पर पहुंच जाता है, जो कि चुनमिंग से बोलता है कि डिवाइन ड्रैगन पैट्रियास तुमसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये एपिसोड आगे आने वाले एपिसोड में तूफान से पहले की शांति है। नेक्स्ट एपिसोड जो कि हो सकता है कि इस सीरीज के सीजन 2 का लास्ट एपिसोड हो, उसमें हम एक बहुत ही जबरदस्त फाइट को देखेंगे, जो कि पिछले एपिसोड में हुई फाइट से 2 गुना ज्यादा टेरिफाइंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा अगले संडे या फिर मंडे को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। गुड बाय, टेक केयर।